जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे भारत के संविधान से जो हमको मिला है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में। आमतौर पर पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा बहुत अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन कर्तव्य के बारे में लगभग जानकारी नहीं होती है और यह मानते हैं कि सब कुछ हम जो चाहते हैं वही हमारा राइट है। ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है और कैसे हमारी ड्यूटी भी बनती है और हमारा राइट भी बनता है, इस पर बात करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और झांसा के पैनल लेयर हैं निपुण बख्शी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। निपुण जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान में यह जो प्रावधान किया गया है अधिकार और कर्तव्य, जहाँ तक मेरी जानकारी है कर्तव्य बहुत बाद में जोड़ा गया, पहले मौलिक अधिकार ही था। तो मौलिक अधिकार पर चर्चा कर लें तो फिर हम लोग ड्यूटीज़ पर आते हैं, कर्तव्य क्या है। बिल्कुल सर। जैसा आपने कहा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और वो जो 42वां संशोधन हुआ उसके तहत उसे संविधान में जोड़ा गया और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्व रखते हैं। यहाँ तक कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि वो पूरा संविधान का सार है। जो भी संविधान की सोच है, जो उसकी परंपरा है, उसकी मर्यादा है, वो सब उसी में निहित है। पर हम अधिकार की बात पहले कर लेते हैं। लोग अधिकारों के बारे में जानने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो अधिकार के बारे में अगर हम जानना चाहें जी, तो जो भी अधिकार मिलता है, जैसे बहुत सारे कानून बने हैं, बनते हैं, बनते रहेंगे जी। तो एक तो कानून वो राइट देता है, जैसे कि मान लिया जाए कि हमको RTE राइट टू एजुकेशन, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मनरेगा, इस तरह के बहुत सारे कानून हाल के दिनों में आए, उससे हमको एक राइट और मिल जाता है, जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कोई संविधान में नहीं था जी, ये अलग से विशेष व्याख्या करके बताया गया जी। तो ये इसके अलावा भी हमारा राइट क्या है, जैसे कि आपका अनुच्छेद 21 कहता है कि हमको जीने का अधिकार है, वो भी गरिमा के साथ, लाइफ विथ डिग्निटी। तो लाइफ विथ डिग्निटी को अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर? लाइफ विद डिग्निटी और राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल माना गया है इसको। इसमें बहुत सारे उसमें अधिकार हैं, जैसे कि जीने का अधिकार। और जीने का अधिकार सिर्फ दैहिक जीवन ही नहीं है, सांस लेना सिर्फ सांस लेना नहीं है जी। उस अधिकार में जो सारे अधिकार निहित हैं उसमें कि उसे मर्यादा मिले, भोजन मिले, उसे मिले, पढ़ने की सुविधा मिले, उसे उसकी प्राइवेसी मिले। प्राइवेसी को भी हाल में ही के पुट्टस्वामी वर्सेस संघ का जो केस है उसमें राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 में उसे शामिल किया गया है। और अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें तो उसको ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं, बांट सकते हैं कि पहले जो समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 21-22 तक है। 23-24 में शोषण के खिलाफ कुछ अधिकार हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूर, ये सब उसका उन्मूलन किया गया, उसे मना किया गया, ये अधिकार हैं, शोषण के अधिकार। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के भी कुछ अधिकार हैं जिन्हें भी मौलिक अधिकार माना गया। और उसके बाद जो हमारे जो परंपरा से रिलेटेड है, माइनॉरिटीज़ को कुछ शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार। और अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 32 जो अनुच्छेद 32 कहते हैं, जिसके तहत हम इन सभी अधिकारों को का उपचार हमें मिलता है रिट के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली आर्टिकल 32 में है, या उसे आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट के माध्यम से उन अधिकारों का पालन कराया जा सकता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ या राज्य के खिलाफ जी। उसको हम ऐसे व्याख्या करें तो हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो जी, कि एक आदमी को जीवन में पूरी तरह विकसित होने के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सारे उसके राइट्स हैं जी। जैसे डिस्क्राइब करें तो उसको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उसको पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए, उसको ऐसा घर मिलना चाहिए, ऐसा घर जिसमें कि धूप छाँव और ठंड से बचाव हो सके, ये कहना है बरसात से बचाव हो सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।
ये अगर नहीं मिलता है 3 अधिकारों के लिए वो, तभी वो पूर्ण रूप से विकसित होगा। फिर उसके शिक्षा का अधिकार है, फिर उसके स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर उसके बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। हाँ। ऐसे में हम यह मान लें कि कहीं कोई नदी है, वह नदी सूखती जा रही है, उसके सूखने में सरकार भी जिम्मेदार है, ठेकेदार भी जिम्मेवार है, शासन भी जिम्मेवार है और नागरिक भी जिम्मेवार है। लेकिन उसके सूखने से उसके पानी मिलने का गारंटी खत्म हो जाता है, यह उसके जीने के अधिकार में बाधा मुझे लगता है। तो इसको अगर व्याख्यायित करना चाहे और इस हक के लिए लड़ना चाहे, इसलिए स्वच्छ पानी पीने का अधिकार उसको है, वहाँ पर उसको मिनरल वाटर नहीं मिल सकता है बोतल में बंद। तो इसको अगर व्याख्यायित करना चाहे, वो अगर इसके मामले में अपने अधिकार के लिए जाना चाहे तो कहाँ कैसे जा सकता है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है, या तो कोई व्यक्ति विशेष या एक समूह भी, इसे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उस माध्यम से भी वो कोर्ट जा सकता है और ये कह सकता है कि पर्यावरण की देख रेख और पर्यावरण का देखभाल करना ये एक स्टेट की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है और एक नागरिक का भी कर्तव्य है। ये एक कर्तव्य भी है, मौलिक कर्तव्य है। उसमें भी है कि पर्यावरण की रक्षा, हाँ, पर्यावरण की रक्षा करना ये एक मौलिक कर्तव्य ना कि सिर्फ स्टेट का, बल्कि जो आम नागरिक हैं उनकी भी ये ड्यूटी ही बनती है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करे। जो अपने नदी हैं, जो झील हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उन्हें साफ रखें और उनकी रक्षा भी करें, ये सूख नहीं जाएं या इन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। और इसके लिए कोर्ट भी काफ़ी सजग है और कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL है ये फाइल होते हैं और उसमें इन मुद्दों को उठाया जाता है और कोर्ट ने भी कई बार निर्देश दिए हैं सरकार को भी कि इस तरह का अतिक्रमण रोका जाए या उनके संरक्षण के लिए जो भी उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो सारे कदम उठाए जाएं। थोड़ा एक वो रूढ़ परिभाषा से, जैसे कि एक माना गया है कि फ्रीडम का राइट तो हमको है, लेकिन हमको हाथ घुमाने का उतना ही राइट है जितना कि दूसरे के नाक से वो टच नहीं करें। यह राइट हमको है स्वतंत्रता का, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ ये कर्तव्य भी हमारा दिया गया है कि दूसरे का नाक हम बचाएं। बिल्कुल, हम गाना गा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, जो भी चाहे बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब उसके साथ प्रतिबंध लगा हुआ है, वो हमको खुद समझना है। और उस गाली से बचने के लिए जरूरी है कि दूसरा कोई गाली नहीं दे, हम गाली देना बंद करें, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। यानी कि पर्यावरण की रक्षा एक नागरिक की भी जिम्मेवारी है। अब थोड़ा उसी से ऐड करते हुए हम कर्तव्यों पर बात करें कि मौलिक कर्तव्य अगर पॉइंट वाइज कहा जाए तो क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं जिसको कि नागरिक के लिए जिम्मेवारी मानी जाती है वो करे, और वो अगर नहीं करता है तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? कि मुख्यतः जो कर्तव्य हैं जी, वो ऐसे तो 11 हैं चिन्हित, उसमें से 10 जो मैंने आपको बताया कि वो 42वें संशोधन के माध्यम से आए और एक बाद में जुड़ा। आया क्यों? ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हम कहीं ना कहीं अपने ड्यूटीज़ को नहीं पालन कर रहे थे, तब ना हमको लिखने की जरूरत पड़ी या लाने की जरूरत पड़ी। जी, ये जो संविधान में बहुत सारा, जो संविधान के प्रियम्बल को भी चेंज किया गया, उसी समय ये आवश्यकता महसूस की गई उस समय सरकार के द्वारा कि अधिकारों के अलावा कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो कि एक आम नागरिक को मिलना चाहिए। क्योंकि अधिकार तो शुरू से ही मिला और ये अमेरिकी संविधान से भारत में आया भाग 3 में, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जब प्रियम्बल है उसमें भी जो धर्मनिरपेक्षता आई या सोशलिज्म आया, समाजवाद आया, तो उसी समय एक सोच बनी कि कुछ कर्तव्य भी जो है वो भी उसमें डालना आवश्यक हो गया है संविधान में, ताकि नागरिक को ये समझ में आए कि उसके अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। और मुख्यतः कर्तव्य यही थे कि अपने जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका सम्मान करना, देश की रक्षा करना, देश की जो हम कहते हैं अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये है पर्यावरण की रक्षा करना, देश सेवा में सहयोग देना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, ये मुख्यतः है। और बाद में जो मैंने कहा जो जुड़ा 2002 में
वो फिर एक संशोधन के माध्यम से जुड़ा, ना सिर्फ एक कर्तव्य बल्कि एक अधिकार भी जुड़ा, और वो था शिक्षा का अधिकार जो 21A में आया, जो राइट टू एडुकेशन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। और माँ बाप पे भी एक कर्तव्य डाला गया कि वो इसका पालन करवाएं और अपने बच्चे को ये शिक्षा उपलब्ध कराएं। जी, प्रियम्बल को अगर देखा जाए, प्रियम्बल बहुत बढ़िया है कि हम भारत के लोगों, कोई सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, अडॉप्ट नहीं करती है। हम भारत के लोग जो शुरू होता है वही अंगीकृत भी करता है, वही अडॉप्ट भी करता है कि भारत के लोग ही अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी कि भारत के जो लोग हैं उन लोगों ने संविधान बनाया और उन सारे लोगों की सहमति से भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। यही है जी। यहीं से हमारे अधिकार और कर्तव्य भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं कि हमने जिस संविधान को बनाया उस संविधान में जो चीज़ें निहित हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उनके अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। जो हमने वो ये पानी से या पर्यावरण से लेकर के ऐड करना चाहा। मान लिया जाए कि कहीं पर बच्चे को विकसित होना है, उसका अधिकार है भोजन पाने का, भोजन उसको नहीं मिल रहा है। उसको अधिकार है पोषण युक्त भोजन पाने का, वो नहीं मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में उसके जो राइट्स हैं, उस राइट्स को पाने के लिए इसमें DLSA और झालसा वगैरह जैसी संस्थाएं हैं, उसमें वो क्या भूमिका ले सकते हैं और क्या भूमिका उसके पास, कैसे मदद के लिए वो जा सकते हैं? झालसा और डालसा, हर जिला में डालसा है, झालसा राज्य स्तर पर है और ये कई तरह का कार्यक्रम चलाते हैं और इसमें कानूनी सहायता भी मिलती है लोगों को। कानूनी सहायता के साथ साथ उनको ये भी उनको सलाह दी जाती है कि क्या उनके अधिकार हैं, और अगर उन्हें कोई किसी अधिकार का हनन हो रहा है किसी के द्वारा या सरकार के द्वारा, अगर वो कुछ पाने के लिए एंटाइटल्ड हैं जो उन्हें नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए भी कोर्ट के माध्यम से भी या बिना कोर्ट गए भी और भी तरह से उनको परामर्श दिया जाता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, और राज्य को भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एक कानूनी सहायता भी दी जाती है जो उनके लिए राज्य से या कोर्ट के माध्यम के द्वारा उन्हें किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो दिलाने की सहायता, हर तरह संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसी को थोड़ा सा और आगे विस्तार हम देना चाहते हैं। आपने कहा कि उसको कानूनी सहायता के लिए भी व्यवस्था की जाती है, तो हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पर आम आदमी कानूनी लड़ाई में वहाँ थक जाता है, हार के बैठ जाता है जब लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है जी। और खास करके गरीब और हाशिए पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे लोगों को अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे उनको राइट्स मिल जाएगा? एक उसी के साथ दूसरा भी ऐड करते हैं, दूसरा जोड़ देते हैं उसमें जी। RTE है, तो RTE में 25% सीट रिजर्व रखना है प्राइवेट स्कूल्स को, ये जवाबदेही है उनकी। उनको सीट नहीं मिल रहा है वहाँ पर, वहाँ से ले भी दिया एडमिशन तो उसको भगा दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वो किससे मदद लें? इसलिए कि जिन लोगों को वहाँ पे डाला जा रहा है वो तो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के लिए वो सारी सुविधाएं हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो झालसा है वो ना सिर्फ उनके लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि सहायता लेकर उनके घर तक जाती है, और कई मोबाइल क्लिनिक्स होते हैं जब लोग जाते हैं, और कई पैरालीगल लोग की नियुक्ति भी की गई है। हम तो अधिवक्ता हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो कि गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और लोगों को उनके अधिकारों के से अवगत करा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जैसे आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में अगर उन्हें भगा दिया जा रहा है या उस कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो झालसा के जो भी हैं उससे संपर्क में आएँ और उन्हें हर तरह की कानूनी सहायता मिलेगी। उनके हटाने पर उनके लिए निःशुल्क झालसा के माध्यम से ही केस दायर किए जाते हैं, और झालसा का अपना एक पैनल बना हुआ है एडवोकेट का, वो सभी अधिवक्ता निःशुल्क काम करते हैं और उन्हें जो उनका मिलना चाहिए पारिश्रम वो झालसा के माध्यम से ही वो पेमेंट होता है, सरकार से वो फंड आता है और इस तरह से मुफ्त कानूनी सहायता उन्हें मिलती है। बहुत से लोग अभी भी ये जानते नहीं हैं, लेकिन अगर वो झालसा के संपर्क में आए या लीगल एड जो उनके डिस्ट्रिक्ट में है
वहाँ जाएं, तो उनके लिए हर तरह की व्यवस्था है। अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, जो क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि एक एनुअल इनकम इससे कम होना चाहिए ताकि दुरुपयोग ना हो, और एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि क्या इनका जो मांग है वो सही है और इन्हें कानूनी सही प्रतीत होता है, तो उन्हें फिर हर तरह की सहायता प्रदान की जाती है। कोर्ट फी वगैरह सब माफ़ है। जो हमारे निर्धन भाई हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको, और हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध है। अगर वो चाहें, अगर वो आए झालसा के पास, तो उन्हें ये मिलता है। अब जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कमिश्नर्स है ही नहीं जहाँ अपील करना है जी, आरटी कमिश्नर्स बहाल ही नहीं किए गए और हमारे केस पड़े हुए हैं जी। मनरेगा में है कि अगर 15 दिन तक मांग करने पर 15 दिन के अंदर मजदूरी नहीं मिलती, ये काम नहीं मिलता है, तो हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में चूंकि हम हाशिए पर हैं, अगर हम दबंग होते तो हमारे लिए जरूरत नहीं थी ये कानून बनाने की। तो उनको वहाँ क्या करना चाहिए वैसे लोगों को, ताकि हमारे दर्शक जाने तो आगे कदम बढ़ा सकें। जहाँ पे जैसे सूचना के अधिकार में अगर पंचायत भवनों में शायद आप लोगों का झालसा का डालसा का लीगल क्लिनिक है, शायद जी अधिकतर में होना चाहिए, पैरालीगल वॉलंटियर सब जगह होंगे, तो क्या करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए ताकि उसको मदद मिल सके? किसी भी माध्यम से पैरालीगल से संपर्क कर सकते हैं, या सिर्फ एक चिट्ठी भी लिख दें झालसा को या डालसा को। अगर एक ऑर्डिनरी पोस्ट से एक चिट्ठी भी लिख दें तो फिर, और अपना मोबाइल दे, अदरवाइज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। अगर उन्हें किसी तरह की सहायता है, अगर पैरालीगल है तो पैरालीगल ईमेल के ज़रिए से भी झालसा को सूचित कर सकता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जहाँ तक जो पोस्ट खाली होने के लिए अगर ऐसा लगे कि ज़रूरत है, तो कोर्ट में भी रिट के माध्यम से एक मैंडेमस जो होता है, वो मैंडेमस रिट इशू कराया जा सकता है सरकार को कि वो सारे पोस्ट को भरें ताकि लोगों का काम ना रुके। तो जब हम अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, तो कर्तव्य की अवहेलना करने पर दंड का भी प्रावधान है, मुकदमे का भी प्रावधान है कि अगर अधिकारी, जैसे कि तिरंगा है जी, तिरंगा को हमको कैसे रखना है ये हमारी ड्यूटीज में शामिल है। तिरंगे का क्या सम्मान करना है, कैसे सम्मान करना है। लेकिन अनजाने में और जानबूझ करके दो चीजें यहाँ जुड़ती हैं। अनजाने में हम नहीं जानते थे, कानून यह नहीं कहता कि हम अनजाने हैं। कानून के मामले में जो मान्यता है वो मान्यता यह है कि हमको जानकारी होनी ही चाहिए। तो वैसे मान लीजिए कि अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या प्रावधान है? जानबूझ के जो होता है तो क्या प्रावधान? अनजाने में होने पे तो उस पर कोई सज़ा नहीं है। और ऐसे तो जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में कोई उसमें पनिशमेंट नहीं बनाया गया है, लेकिन अलग अलग कानून के द्वारा फिर उसमें अलग अलग प्रावधान हैं। हाँ, तो कानून से ही तो जुड़ेगा ना, ऐसे सीधे कैसे जुड़ेगा? ठीक, तो डायरेक्टली उसमें है, जैसे कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको उस मौलिक अधिकार का उपयोग करने के लिए तो संविधान में ही अनुच्छेद 32 का प्रावधान कर दिया गया, 226 का कर दिया गया। लेकिन जब कर्तव्य आए तो उस समय जो संविधान में ये जो संशोधन हुआ, उस समय समझा गया कि इसको अभी बहुत कड़े प्रावधान इसमें नहीं करने चाहिए। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो इसका प्रावधान किया जा सकता है, पर उस समय सोच यह थी कि लोग खुद स्वतः इसका पालन करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बातें हैं और उसमें तो पूरा संविधान का आदर्श है, अपने देश की रक्षा है, और वो अपने भाव से अपना कर्तव्य मानकर लोग इसे करेंगे। इसीलिए डायरेक्ट पेनल्टीज़ नहीं, हाँ, लेकिन कुछ पेनल्टीज़ बाद में हुए, जैसे कि राष्ट्रध्वज के लिए अलग से कानून बना के अगर आप उसका अपमान करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी का भी प्रावधान किया गया। लेकिन मोटे तौर पर यह अपेक्षा थी कि जो कर्तव्य है उसका स्वतः पालन किया जाएगा और देश के नागरिक ऐसा करेंगे। ये तो मान्यता है, ये मान्यता होनी भी चाहिए। जैसे कि राइट टू वोट हमको है जी, A to Z को एक ही राइट है वोट देने का, एक ही वोट देने का राइट है, किसी को दो नहीं है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। जो परिभाषा बड़े आदमी छोटे आदमी के होने की है, हाशिए पर बैठा हुआ हो या चाहे उच्च शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ, एक ही। तो वो राइट तो उसका है, लेकिन कर्तव्य है कि वो वोट दे। जब वो वोट देगा तभी तो अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है, और जब अच्छी सरकार बनेगी तभी देश में अच्छा शासन हो सकता है, अच्छी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन वह यह मांग करता है कि हमको वोटर बनाया जाए, लेकिन हमको वोट देने जाना है
यह उसका ड्यूटी है, इसका अनुपालन नहीं करता है, इसके लिए कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन यह मान्यता है कि वो उसका पालन करे। जबकि आरटीई में, राइट टू एजुकेशन में, थोड़ा सा अलग हो जाता है कि ड्यूटीज़ के साथ ये राइट के साथ कर्तव्य भी है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, पढ़ाइए, और वहाँ कानून के तहत प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो उसका एडमिशन ले और उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ बैठाए और उसकी व्यवस्था करे। ये जब कहीं पर टूट रहा है, कहीं पर हिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? ये सबसे जरूरी बात है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। एक तो है कि ग्राम पंचायत लेवल पर, जिसको कह सकते हैं स्थानीय शासन स्वशासन की व्यवस्था है, यहाँ ग्राम सभा की व्यवस्था है। ग्राम सभा को कहा भी गया है कि सबसे पहला ये ग्राम सभा, उसके बाद में लोकसभा। वो कहने की बात सुनने में अच्छी लगती है, सिर्फ अच्छी होने से नहीं होगा, लेकिन उसके जहाँ अधिकार नहीं मिलते हैं और वो कर्तव्य का पालन करते हुए अधिकार नहीं पाता है, तब क्या करना चाहिए? कौन से लोग हो सकते हैं जो उसकी मदद करें? अधिकार के लिए तो अधिकार का जो अनुपालन कराना है, और ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये तो न्यायपालिका को ही ये अधिकार दिए गए थे, क्योंकि जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये इस सोच से ही दिए गए थे कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो जब अपना काम करेगी तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना राज्य के लिए शायद वो सक्षम भी ना हो और कर भी ना पाए, लेकिन एक इंडिविजुअल के राइट्स को, उसके जो राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो भाग 3 में ये मौलिक अधिकार दिए गए, और ये अधिकार जो हमें दिए गए हैं ये संघ के विरुद्ध हैं, संघ के विरुद्ध है। और इसमें न्यायपालिका का गठन किया गया कि एक व्यक्ति के अधिकार का हनन भी अगर हो रहा है तो वो न्यायपालिका के शरण में आ सकता है और राज्य के खिलाफ वो केस दायर कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और राज्य भी उसको करने के लिए बाध्य है। उसके भी जो पावर्स हैं उसमें एक लिमिटेशन है कि उसको ये संविधान को मानना है और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करनी है, और ये मौलिक अधिकार उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है संघ की, राज्य। एक नए कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है, ज़्यादा बेहतर होगा कि एक व्यक्ति को बंदी बनाते समय, जो बंदी बन रहा है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या होने चाहिए, ये हमारे दर्शकों को लगता है कि जानना चाहिए। बंदी, किसी को कोई बंदी पुलिस बनाने जा रही है, एनआईए बनाने जा रहा है, सीबीआई बनाने जा रही है, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं? बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और ये एक मौलिक अधिकार में भी है जी। यहाँ तक कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके भी बहुत सारे कानून हैं कि बिना अपराध किए भी कभी कभी सरकार किसी को अरेस्ट कर लेती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। तो पहले तो कुछ जो अधिकार हैं जो लोग आमतौर पर अवगत भी होंगे कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी दंडाधिकारी के समय पेश करना है, आने जाने का समय को छोड़कर वो करना है। दूसरा है कि उसे उसकी सूचना मिलनी चाहिए कि उसने क्या अपराध किया है। तीसरी, उसे स्वतंत्रता, ये उसका राइट है कि वो अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता से परामर्श कर सकता है, या अगर वो अधिवक्ता नहीं एंगेज कर सकता है तो लीगल एड प्रोवाइड करना भी ये ड्यूटी है, झालसा डालसा के थ्रू, या कोर्ट की भी ड्यूटी है। खास करके जब क्रिमिनल केस हो जाता है किसी पे, तो कोर्ट की भी ड्यूटी है कि कोर्ट उसे निशुल्क एक अधिवक्ता देता है जिससे वो परामर्श कर सकता है, ताकि वो किसी भी तरह से अपने अधिकारों की रक्षा करने में वंचित ना रह सके। तो ये 3 जो मूलतः ये अधिकार हैं। अपने साथ एडवोकेट को रखने, अपने घर वालों को रखने और ये करने का राइट। हाँ, अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श करना, उनसे परामर्श करना, और 24 घंटे के अंदर पुलिस को पे ये ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर उसे किसी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना है। अक्सर दंडाधिकारी के समक्ष जब वो पेश करते हैं तो वो मेडिकल जांच का भी आदेश दे देते हैं, जिससे कि ये पता चले कि किसी तरह की मारपीट तो नहीं हुई है। तो इस तरह इस सोच से ही बना था कि ये समय बहुत क्रूशल है, 24 घंटे का समय के अंदर वो, कि इस समय सीमा के अंदर ही उसे प्रस्तुत किया जाए दंडाधिकारी के सामने, ताकि पुलिस के जो पावर्स हैं उसको लिमिट किया जा सके उस पर भी। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ के बारे में अभी हमने निपुण बख्शी जी से बात की।
मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे अधिकारों का मतलब तब है जबकि हम अपने कर्तव्यों को समझें। अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करेंगे तो सिर्फ अधिकार की बात करने से यह देश आपका है, यह समाज आपका है, न देश बनेगा न समाज बनेगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।